रेडियो के पहले भाग में हमने उसके आविष्कार को जाना, उसके इतिहास को जाना और रेडियो कहाँ कब कैसे प्रसारित हुआ उसकी जानकारी हासिल की। अब हम रेडियो के अंतर्गत जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वह किसके अंतर्गत संचालित होता है इसकी जानकारी हासिल करेंगे। सन 1990 में प्रसार भारती अधिनियम तैयार किया गया। इसके द्वारा प्रसार भारती नामक प्रसारण निगम की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में 4 अध्याय और 35 धाराएं हैं। प्रसार भारती निगम को चलाने के लिए प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके अलावा प्रसारण परिषद तथा संसदीय समिति प्रसार भारती के 2 अन्य अंग हैं। प्रसार भारती बोर्ड में 15 सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 6 अंशकालिक सदस्य, महानिदेशक आकाशवाणी, महानिदेशक दूरदर्शन, निगम के कर्मचारियों के संगठन का प्रतिनिधि, इंजीनियरिंग विभाग से 1 सदस्य, सामान्य शाखा के 1 सदस्य, वित्त के 1 सदस्य, कार्मिक से 1 सदस्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 1 प्रतिनिधि होता है। प्रसारण परिषद में 11 सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, 4 लोकसभा सदस्य, 2 राज्यसभा सदस्य, पत्रकारिता, कला, साहित्य या अन्य क्षेत्र से 6 सदस्य होते हैं। परिषद के अध्यक्ष को तथा विभिन्न क्षेत्रों के 6 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रसारण परिषद प्रेस काउंसिल की तरह कार्य करती है। संसदीय समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें राज्यसभा से 7 सदस्य और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। चूँकि प्रसार भारती संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए प्रसार भारती पर निगरानी करने, उसके कार्यों का मूल्यांकन करने तथा उसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई है। प्रसार भारती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश करती है। इस पर मंत्रालय का नियंत्रण होता है। सरकार समय समय पर आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम दिखाने या न दिखाने के बारे में निर्देश दे सकती है। आपातकाल के दौरान सरकार प्रसार भारती का अधिग्रहण कर सकती है। प्रसार भारती को अपना बजट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त होता है। प्रसार भारती के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। देश की एकता, अखंडता तथा संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना, सार्वजनिक हित के सभी विषयों पर सत्य और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करना, शिक्षा और साक्षरता का प्रसार करना, देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न संस्कृतियों तथा भाषाओं को कार्यक्रमों में पर्याप्त स्थान देना, खेलकूद से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण, युवाओं के कार्यक्रमों का प्रसारण, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन और छुआछूत, असमानता के खिलाफ प्रचार करने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण, श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। शुरू में बहुत सारे जो फॉर्मेट्स थे वो सोचे गए। हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि बीबीसी ने जो फॉर्मेट सोचे थे वो सारे फॉर्मेट्स सीधे सीधे आकाशवाणी में ने भी ग्रहण किए। इसमें सभी फॉर्मेट्स थे, जैसे डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा और टॉक और डिस्कशंस, सिम्पोजियम्स और भी कई तरह के फॉर्मेट्स। इन सभी विधाओं को एक तरह से भारतीयकरण किया गया और उन्हें उसी तरह से रेडियो पर प्रस्तुत किया गया। ये भी बिल्कुल सत्य है कि ये वो ज़माना था जब तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी। उस ज़माने में जो रिकॉर्ड बनते थे वो एक बार बनने के बाद वो बेकार हो जाते थे और अधिकतर प्रसारण तो सजीव ही हुआ करते थे। यहाँ तक कि नाटक भी सजीव होते थे और क्रमानुसार जो स्क्रिप्ट्स होती थी वो स्टूडियो में कलाकार को दे दी जाती थी और म्यूजिशियंस, एक तरफ म्यूजिशियंस होते थे जो पार्श्व संगीत देने के लिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक देने के लिए वहाँ तैयार होते थे। तो कोशिश ये होती थी कि लाइव प्रसारण हो। धीरे धीरे फिर रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ बढ़ती गईं और जो टेप रिकॉर्डर्स आने लगे,
और इस तरह से अब तो आज रिकॉर्डिंग बहुत आसान हो गई है और हम एक बहुत ही परिष्कृत दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां एक छोटे से कमरे में भी एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन काम कर सकता है। लेकिन वो दुनिया और थी, और वो दुनिया प्रसारण की प्रारंभिक शुरुआत थी। जो रेडियो के अलग अलग रूप देखने में आए, उनमें ख़ास तौर से पहला डॉक्यूमेंट्री की ही बात करें। रेडियो डॉक्यूमेंट्री जब भारतीय रूप धरकर आई तो उसका नाम आमतौर पर रूपक रखा गया। रूपक वैसे संस्कृत का एक काव्य रूप है, और जिसमें आमतौर पर कविताओं का संग्रह या कविताओं की श्रृंखलाबद्ध व्याख्या या काव्य जो होते हैं वो रूपक के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे कालिदास के जितने भी काव्य हैं वो रूपक के अंतर्गत उसमें रखे जाते हैं। लेकिन ये रूपक उन रूपकों से बिल्कुल अलग था, और इसका आशय डॉक्यूमेंट्री ही हुआ करता था, और इसे रेडियो में अंग्रेज़ी में फीचर के नाम से और हिंदी में रूपक के नाम से जाना गया। इसकी फीचर की परिभाषा देते हुए बीबीसी के एक वॉल जीलगुड ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्री है वो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। कभी भी अब आप तथ्यों को नकारें नहीं, आपको तथ्यों के आधार पर ही विश्लेषण करना है, और उसे किसी भी नाटकीय स्वरूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आप चाहे तो एक सूत्रधार हो, आप चाहे तो दो सूत्रधार हो, आप चाहे तो उसको थोड़ा सा ड्रामा का अंश डाल सकते हैं। हालांकि आजकल जो भ्रम है कि डाकू ड्रामा या इस तरह के, तो ये डॉक्यूमेंट्री के बाद के ही फॉर्मेट्स हैं। पहले डॉक्यूमेंट्री ही सोची जाती है कि, और उसको सोचने का तरीका भी यही है कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसका, एक तरह से व्यवस्थित जो स्वरूप है। हम डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह से किसी फाइल में करते हैं उस तरह से ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन हो, देन इट विल बी डॉक्यूमेंटरी। तो रेडियो डॉक्यूमेंट्री का ये स्वरूप धीरे धीरे विकसित होने लगा, और कोशिश ये की जाने लगी कि हर उस तरह के विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए जो दुनिया से अछूते हैं, और ऐसी इमारतों, संस्थानों और जो विलक्षण रीतियां हैं समाज में, उन सब पर डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी। किसी भी प्रसारण केंद्र के लिए योजनाबद्ध रूप से काम किया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस जगह वो केंद्र शुरू होगा वहाँ पर आसपास भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, और उस भौगोलिक परिस्थितियों के आधार उस केंद्र के बारे में निर्णय लिया जाता है। ये कि जो सभाएं शुरू होंगी, किसी रेडियो केंद्र में एक सभा होती है, कहीं दो सभाएं होती हैं और कहीं तीन सभाएं होती हैं। यानी सुबह, दोपहर और शाम की सभाओं को इस तरह से बांट दिया जाता है। जब भौगोलिक आधार पर निर्णय किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वहाँ सुबह कब होती है। जहाँ सुबह 6 बजे के आसपास होती है तो वहाँ रेडियो स्टेशन का जो प्रसारण है वो सुबह 6 बजे के आसपास शुरू किया जाता है। कहीं 7 बजे, कहीं 8 बजे, जब भी सुबह होती है तब वो प्रारंभिक सभा तभी शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। और इसी तरह जो निश्चित बिंदु तालिका या जिसे फिक्स पॉइंट चार्ट बनता है उसमें ये तय किया जाता है कि कब कब किस किस दिन कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। ये सब एक प्रक्रिया जिसे कहें कि टेबल पर सारा काम पहले कर लिया जाता है, और फिर सोचा जाता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी आवृत्ति कितनी होगी। अगर आपको वार्ताएं देनी है तो एक माह में कितनी वार्ताएं देनी चाहिए, और आपको नाटक देने चाहिए तो एक माह में कितने देने चाहिए, और या उनको जैसे कवि गोष्ठी है, मुशायरा है, इस तरह के प्रोग्राम है तो इन्हें कितनी, इस तरह से एक तिमाही में जितने कार्यक्रम तय किए जाने हैं वो उसकी पूरी रूपरेखा सबसे पहले तैयार कर ली जाती है और उनको दिनों के आधार पर बांट दिया जाता है। उसके बाद प्रसारण का काम शुरू होता है। जो रेडियो का प्रसारण है वो 2-3 तरह से काम करता है। अगर एक ड्यूटी रूम की व्यवस्था आकाशवाणी में की गई, जहां एक ड्यूटी ऑफिसर
होने वाले प्रसारण पर निगाह रखता है और देखता है कि जो कुछ भी शेड्यूल किया गया है, जो रूपरेखा बनाई गई है, निश्चित बिंदु तालिका के अनुसार जो रूपरेखा बनाई गई है, उस रूपरेखा के अनुसार प्रसारण हो रहा है या नहीं। इस आधार पर वो अपनी रिपोर्ट देता है और उसके बाद एक जो वहाँ के सारा कार्यक्रम विभाग के जो लोग हैं वो बैठकर उस पर चर्चा करते हैं और कहीं कोई उन्हें लगता है कि इसमें संशोधन किए जाने चाहिए, परिवर्तन किए जाने चाहिए, तो उसके आधार पर परिवर्तन किए जाते हैं। धीरे धीरे जब विकास होता गया तो नए नए कार्यक्रमों के बारे में सोचा गया। स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम, विशेष श्रोता वर्ग के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। इनमें कुछ खास प्रमुख हम चर्चा करें। किसान और ग्रामीण वर्ग के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसे आमतौर पर पहले तो खेती किसानी के लिए कहा गया, फिर सारे ग्रामीण क्षेत्र को उसमें कवर कर लिया गया और इस तरह से तय किया गया। और उन सभी कार्यक्रमों में एक जहाँ जहाँ स्थानीय केंद्र थे वहाँ वहाँ स्थानीय बोली के कलाकारों को उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए रखा गया। जैसे इंदौर में मालवी और निमाड़ी है तो मालवी निमाड़ी के लोग उसमें करने गए और यहाँ एक प्रचलित नाम भी इंदौर में जाने गए, नंदा जी, भेरा जी। इसी तरह से लखनऊ में वहाँ की बोली में मशहूर रहे रमई काका वगैरह, और भोपाल में बुंदेली रही, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। इस तरह से जितनी भी स्थानीय बोली के लोग थे वो कंपेयर के रूप में अपॉइंट किए गए या उन्हें नियुक्ति दी गई। तो वो जो आंचलिक बोली उसमें कार्यक्रम करते थे और आंचलिक बोली के ही गीत श्रोताओं के लिए प्रसारित किए जाते थे। इस तरह से ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए और गांव-गांव में इनकी पैठ हो गई और गांव-गांव का हर आदमी इन कार्यक्रमों को सुनना चाहता था। आकाशवाणी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो बहुत छोटे व्यक्ति तक पहुंची। हालांकि उसके बाद उतना प्रभावशाली प्रसारण नहीं रह पाया और वो सब प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर हम सोच सकते हैं वो क्या हुआ होगा। इसके बाद युवा वर्ग का, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रहीं उस दौर में ये सोचा गया कि युवाओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए रेडियो पर, और फिर विशेष श्रोता वर्ग को जानकर, युवाओं को जानकर एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया। पहले जिसे युवक संगम कहा गया, बाद में उसका नाम युववाणी दिया गया और ये शाम 5 बजे के आसपास, 5 से 6 या 6:30 तक के आसपास, इन समयों के मध्य शुरू किया गया। इसमें युवा प्रतिभाओं को ही प्रोत्साहन दिया जाता था और 35 वर्ष से कम आयु के ही लोग इसमें प्रतिभागी हो सकते थे। इन लोगों के लिए बहुत कठोर नियम नहीं होते थे, बड़े शिथिल नियम होते थे कि अगर युवाओं में थोड़ी सी भी प्रतिभा है तो वो उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। फॉर्मेट लगभग सभी वही थे, नाटक भी इसमें रखे जाते थे, कविताएं, कहानियाँ, और जितने भी फॉर्मेट है उनका उपयोग किया जाता था, लेकिन उसके लिए परिपक्वता का बंधन नहीं रखा जाता था। इसके बाद महिलाओं और बच्चों के लिए भी कार्यक्रमों का सोचा गया। महिलाओं के लिए कार्यक्रम का विचार करते वक्त ये विचार आया कि महिलाओं के लिए कार्यक्रम कब रखे जाएं, और जब कई बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि महिलाएं आमतौर पर दोपहर में थोड़ा खाली हो जाती हैं घर के कामों से और वो उनका विश्राम या मनोरंजन का समय हो सकता है, इसलिए अधिकतर कार्यक्रम दिन में महिलाओं के लिए तय किए गए और उन्हें 12 बजे से 3 बजे के बीच स्थान दिया गया। और महिलाओं में भी ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए और महिलाओं की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जो रेसिपीज़ होती हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन बनाना, उसकी रेसिपीज़, वो सब इन कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए प्रसारित की गई। इसके पश्चात बच्चों के बारे में सोचा गया, तो अधिकतर ये सोचा गया कि दिन में या सुबह में बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं, लेकिन फिर ये विवाद उठा कि सुबह भी बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं,
या मतलब शाम तक आते हैं, तब तक फिर उनके होमवर्क वगैरह का टाइम हो जाता है। फिर ये कोशिश की गई कि हर रविवार सुबह के समय, चूँकि बच्चों का भी वो दिन फ्री होता है, तो उस दिन बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। इस तरह से बच्चों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्रमिक वर्ग उस ज़माने में हमारे देश में बहुत सारे संस्थान आए थे, भेल इत्यादि, और जो स्वायत्त शासी संस्थान या जिन्हें कहें कि पब्लिक सेक्टर्स आए थे, तब बहुत सारे श्रमिक हमारे देश में काम करते थे और उनके लिए भी एक विशेष कार्यक्रम का सोचा गया। और शाम को 6 से 7 के मध्य ये सोचा गया कि श्रमिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। इनमें श्रमिकों की समस्याएं और उनके जो नियम नियमावलियां हैं, कितने घंटे उनसे काम लिया जाए, कितने घंटे वो उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, पीएफ की, जीपीएफ की, वो जो भी सुविधाएं होती हैं और मेडिकल की, वो सब उनको ज्ञान में लाया जाए और इस तरह से वो अपने जो नियोक्ता है उससे अपनी जो सुविधाएं हैं उनकी मांग भी कर सकें और अपने कर्तव्य और अधिकारों का निर्वहन भी तरीके से कर सकें। ये कार्यक्रम भी श्रमिकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर बाद में लगातार सोच विचार के पश्चात ये सोचा गया कि जो वृद्धजन हैं उनके बारे में कुछ कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। और चूँकि वो अपनी रिटायरमेंट की एज में होते हैं या 60 वर्ष के बाद विश्राम के मूड में होते हैं, तो उनके लिए कार्यक्रम दिए जाएं। और ख़ास तौर से इसमें थोड़े से पुराने फिल्मी गीत या पुराने पसंदीदा जो गीत होते हैं उनको भी दिया जाता था और जो अपने अनुभव जो सुनाना चाहें जो वरिष्ठजन, उनको भी मौका दिया जाता था। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में होने वाले सामंजस्य को भी स्थान दिया जाता था। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रमों को शामिल करके वरिष्ठजनों के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए। आकाशवाणी में प्रसारण के विभिन्न स्वरूपों में जो बहुत सारे फॉर्मेट पसंद किए गए, उनमें रेडियो नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मेट रहा। और ये उन दिनों जबकि फिल्म के अलावा कोई और मनोरंजन नहीं था, रेडियो नाटक लगातार लोकप्रिय होते थे और विविध भारती से प्रसारित होने वाला हवा महल कार्यक्रम आम आदमी को लगातार आकर्षित करता रहा। इसी तरह से बड़े नाटकों में भी बहुत लोकप्रियता रही और जितनी क्लासिक्स हैं या जितने बहुत अच्छे उपन्यास और जितनी साहित्य रचनाएं हैं, उन सब को रेडियो नाटक का माध्यम बनाया गया। यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं भी सबसे पहले रेडियो के माध्यम से सामने आईं। और जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर, सादत हसन मंटो, अमृतलाल नागर, इस तरह के महान लेखकों ने पहले रेडियो के लिए ही अपना योगदान दिया और उसके बाद वे पाठ्य स्वरूप में सामने आया। विष्णु प्रभाकर जैसे लेखकों ने भी और मोहन राकेश जैसे लेखकों ने भी आकाशवाणी को अपना योगदान दिया। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन सबसे पहले रेडियो से ही प्रसारित हुआ, जिसमें कालिदास के मेघ ने एक स्वरूप धारण किया है और स्वयं अपनी आवाज़ में अभिव्यक्ति दी है। इसी तरह से विष्णु प्रभाकर के नाटक चट्टान से चट्टान तक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पति पत्नी हैं, एक सवर्ण है, एक अनुसूचित जाति की पति है और सवर्ण पत्नी है, उन दोनों के मध्य जिस तरह की सामाजिक जो व्यवधान आते हैं और लोग उन्हें स्वीकार करने में जितने कष्ट भोगते हैं, वो सब का उल्लेख किया गया है। इन दिनों मुद्रा राक्षस बहुत चर्चित नाटककार रहे, जिन्होंने नव प्रयोगों को स्थान दिया और उनके कई नाटक मशहूर हैं, जिनमें से संतोला एक ऐसी कहानी है जिसमें बंद गुफा में एक गुरु और उसके
दो शिष्य, एक लड़का और लड़की, तीनों कैद हो जाते हैं, और उस वक्त जो मानव प्रवृत्तियाँ होती हैं वो किस तरह से अभिव्यक्त होती हैं और वो आदिम प्रवृत्तियाँ कैसे जागती हैं, इन सब का उसमें वर्णन है। तो लगातार कहने का मूल आशय यह है कि रेडियो नाटक ने अपनी गहरी पैठ बनाई, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपने साक्षात्कार के दौरान उन दिनों कहा कि एक फिल्म देखने के बजाय मैं एक अच्छा रेडियो नाटक सुनना पसंद करता हूँ। तो रेडियो नाटक की लोकप्रियता लगातार उन दिनों बनी रही। डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी लगभग यही जो ट्रेंड रहा, लेकिन रूपकों या फीचर्स में कोशिश ये रहती थी कि इसमें एक क्लास इसको सुनता था, एक विशेष वर्ग के लोग सुनते थे जो किसी खोज के बारे में जानना चाहते थे, किसी ख़ास मान लीजिए सिक्के पर ही कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, या घोड़ों की चाल पर एक डॉक्यूमेंट्री अंग्रेज़ी में बनाई गई थी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा, जो अलग अलग घोड़ों की अलग अलग चाल और उनके हर तरह की चाल किस तरह से हो सकती है, वो एक ध्वनि प्रभावों के आधार पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसे बहुत सराहा गया था। इस तरह से बहुत सारे प्रयोग किए गए। उन दिनों परिचर्चा, जब 3-4 लोग एक साथ बैठकर चर्चा, किसी विषय पर चर्चा कर कर एक विशेष उस पर समाधान पर पहुंचते थे, उसे परिचर्चा नाम दिया गया। परिसंवाद में एक सूत्रधार लगातार अपनी चर्चा को जारी रखते हुए नए नए वक्ता को आमंत्रित करता था और उस पर अपनी चर्चा करता था। इसी तरह से कविताएं और कहानी भी रेडियो प्रसारण का माध्यम बने, और जो टॉक का जो स्वरूप आया, जिसे कहें कि अंग्रेज़ी के बातचीत से शब्द लिया गया, टॉक यानी बातचीत, उसे हिंदी में वार्ता नाम दिया गया, और इस तरह से लगातार वार्ताएं प्रसारित हो गई। रेडियो नाटकों में भी एक स्वरूप और आया जिसे वृत्त रूपक या रेडियो डॉक्यूमेंट्री कहा गया, और रेडियो डॉक्यू ड्रामा भी कहा जा सकता है उसको। उसमें कोशिश ये की गई कि तथ्य भी थोड़े लिए जाएं और थोड़ी कल्पना भी ली जाए, और जैसे ढोला मारू, रिहीर रांझा, लाई हरोबा, इन सब जो प्रचलित प्रेम गाथाएं हैं उनके आधार पर भी नाटकों का सृजन किया गया है। इसी नाटकों के क्रम में एक और फॉर्मेट आया जिसे संगीत नाटक या संगीत रूपक के रूप में जाना गया। इनमें सारी संवाद और प्रस्तुति सारी संगीतमय हुआ करती थी, और ये भी बहुत लोकप्रिय हुए, और बल्कि कई बार इन्हें स्टेज में भी उसी तरह से प्रस्तुत भी किया गया। आकाशवाणी के जो कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान आकाशवाणी ने कई नए प्रयोग भी किए, जैसे स्टेज पर झलकियों का प्रसारण, और ये एक ऐसा प्रयोग था जिसे बाद में कुछ तथाकथित नाटककारों ने अपने प्रयोग कहकर भी दोहराया। स्क्रिप्ट हाथ में लेकर जो रेडियो का कलाकार है वो इन नाटकों को प्रस्तुत किए करते थे, और तब भी पूरा माहौल हंसी से भरा हुआ होता था, जबकि उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं, कॉस्ट्यूम नहीं होता था उन पर, लेकिन केवल संवादों के ज़रिए हंसी बिखेरने का ये सबसे बेहतरीन प्रयोग हुआ करता था। रेडियो सिलोन ने एक प्रयोग किया, और उसने केवल मनोरंजन आधार पर, फिल्मी संगीत के आधार पर अपना प्रसारण रेडियो सिलोन के नाम से श्रीलंका से प्रारंभ किया, और ये प्रसारण ख़ासतौर से मनोरंजन और फिल्मों पर ही आधारित हुआ करता था, और इसको लगातार विस्थान मिलने लगा। और उन दिनों अमीन सयानी नाम के एक जो नरेटर थे, और आज की भाषा में जिन्हें एंकर कह लें, वो बहुत लोकप्रिय रहे, और बिना का गीतमाला उनका प्रसारण सुनने के लिए उन दिनों गली चौराहों पर भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। इसी तरह से जो प्रायोजित कार्यक्रम होते थे, मोदी के मतवाले राही नाम से एक हुआ करता था, वो भी एक नाटक का स्वरूप था, लेकिन वो भी एक टायर कंपनी का प्रायोजित कार्यक्रम था, और जिसमें ट्रक ड्राइवर और उसका क्लीनर इस पूरे सफ़र में
साथ चलते थे। ऐसे धारावाहिकों का भी निर्माण हुआ। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हैं। वैसे तो समाचार सारे देश में सुने जाते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे और रात 8:45 बजे के समाचार बुलेटिन सारे देश में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इन बुलेटिनों की विश्वसनीयता इतनी अधिक है कि आम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पर किसी भी सूचना के लिए इन समाचारों को सुनते हैं। सुबह प्रसारित होता है संगीत सरिता कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आम लोगों में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि जगाता है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि थोड़े थोड़े से अंतराल के बाद शास्त्रीय संगीत की झलकी के साथ रागों पर आधारित फिल्मी संगीत भी सुनाया जाता है। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आता है जयमाला। यह कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए पेश किया जाता है। इसमें उनकी फरमाइश के फिल्मी गीत सुनाए जाते हैं। प्रत्येक शनिवार को विशेष जयमाला प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई फिल्मी हस्ती फौजी भाइयों से रूबरू होती है। रात 10 बजे विविध भारती पर प्रस्तुत छाया गीत कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों के गीत सुनाए जाते हैं। रात की खामोशी में अलग अलग विषय वस्तुओं पर आधारित यह कार्यक्रम ग्रामीण श्रोताओं द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। 1952 में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत को लोकप्रिय बनाने में इस सांगीतिक कार्यक्रम की विशेष भूमिका रही है। 90 के दशक में आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों में नवीनता लाने की कोशिश की। विशेषकर निजी FM चैनलों के आगमन के बाद विविध भारती की प्रस्तुति में काफ़ी बदलाव आया है। सन 2000 के बाद जब प्राइवेट FM चैनल अपना विस्तार कर रहे थे, तब दूरसंचार क्रांति भी अपना आकार ले रही थी। नए कार्यक्रमों में पहले से अधिक श्रोताओं के साथ जुड़ाव हुआ। हेलो फरमाइश, मंथन, सखी सहेली, पिटारा जैसे कार्यक्रम आधुनिक आकाशवाणी का चेहरा है।